1, 2, 3, come on! नमस्कार साथियों, पॉपी कुमार की तरफ से आप सभी साथियों का मार्डूसन्स अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत के बारे में यहाँ पर दो माप हैं, एक मार्शल्स अप्रोच और हिक्स की अप्रोच। दो अप्रोच हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उपभोक्ता बचत होती क्या है। बेसिक अगर इसको हम एक लाइन के अंदर बताएं, उपभोक्ता की बचत क्या होती है? जो हम देने के लिए तैयार हैं, किसी वस्तु की कीमत जो हम देने के लिए तैयार हैं और जो हम वास्तव में देते हैं उसका जो डिफरेंट होता है, उसका जो अंतर होता है, वो होती है हमारी यहाँ पर उपभोक्ता की बचत। और उपभोक्ता की बचत को मापने के लिए यहाँ पर दो माप दिए हैं, एक मार्शल और एक हिक्स है। दो अप्रोच है यहाँ पर। इन दोनों अप्रोचों को हम डिस्कस करेंगे। मार्शल लेता है गणनावाचक उपयोगिता को और हिक्स लेता है तर्कतात्मक विश्लेषण को। इन दोनों टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक पर्सन्स डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो वो क्या है? अगर ड्यूपिट की बात करें हम, जिसने मतलब उपभोक्ता बचत का प्रतिपादन किया है 1884 ईस्वी में, इन्होंने बचत नहीं कहा है, इन्होंने कहा है इसको रेंट यानी कंज्यूमर रेंट। दूसरी तरफ अगर अगले अर्थशास्त्री की बात करें ड्यूपिट के बाद में, जैसे कि मार्शल आया, मार्शल्स ने अपनी पुस्तक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इसमें इन्होंने क्या कहा है? इस उपभोक्ता की बचत को वास्तव में उपभोक्ता की बचत ही कहा है, ठीक है, यानी कंज्यूमर सरप्लस का। यानी मार्शल्स ने कहा है उपभोक्ता की बचत, ड्यूपिट ने कहा है उपभोक्ता की रेंट, उपभोक्ता का रेंट का है। और उसके बाद में जो बोल्डिंग आया है, बोल्डिंग कहता है कि इस धारणा का संबंध जो है उपभोग से न होकर के क्रय शक्ति से होता है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा है? क्रेता का आधिक्य यानी बायर सरप्लस का है। तो तीनों अर्थशास्त्री अपने जो है अलग अलग विचार रखते हैं, अलग अलग बात बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता है, जो भी हम पर्सन डिस्कस करते हैं उसके अंदर मान्यताएं लेकर चलते हैं। तो इस पर्सन के अंदर भी जो है मान्यताएं हैं। मान्यताएं क्या है कंज्यूमर सरप्लस के अंदर, उपभोक्ता की बचत के अंदर? मान्यताएं क्या है जो हमने पहले डिस्कस की हैं? उपयोगिता विश्लेषण के अंदर जो हमने मान्यताएं डिस्कस की थी, वही मान्यताएं सेम टू सेम यहाँ पर भी हैं। जैसे हमने बात की थी, उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है। उपयोगिता विश्लेषण के अंदर हमने इस मान्यता को डिस्कस किया है। यानी सारी की सारी जो मान्यताएं हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं उपयोगिता विश्लेषण के अंदर। अगर आपने वो पर्सन अभी तक नहीं देखा है तो आप पीछे वाले वीडियो जरूर देखें, उसमें उपयोगिता विश्लेषण को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, ठीक है। और मान्यताएं जो है इसकी सबसे पहले मान्यता क्या है? उपयोगिता को गणनावाचक संख्या में मापा जा सकता है। यहाँ पर दूसरी मान्यता जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आय, फैशन, रुचि, रीति रिवाज, ये सारी यहाँ पर सितर मान के चलता है। क्या क्या सितर होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है यहाँ पर सितर मान ली है, कंस्टेंट मान ली है। आय जो है उपभोक्ता की, उसको भी हमने सितर मान लिया है। और फैशन जो है वो उसको भी हमने सितर मान लिया है। और रुचि उसको भी हमने सितर मान लिया है। और जो हमारी रीति रिवाज है उसको भी हमने सितर मान लिया है। जिस वस्तु की हम बात करेंगे वो वस्तु यहाँ पर स्वतंत्र है और उस वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं है, ये भी हमने मान लिया है। और उपभोक्ता बचत का विचार जो है वो मांग वक्र या फिर सीमांत उपयोगिता पर आधारित है। मांग वक्र में क्या देखा हमने? जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। ये मांग वक्र के अंदर ही है। और सीमांत उपयोगिता आपको पता ही है, हमने डिस्कस कर लिया सीमांत उपयोगिता क्या होती है। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो क्या जाती है? घटती जाती है। तो वो इस नियम के ऊपर ही ये जो है हमारी अप्रोच, मार्शल्स अप्रोच, ये इसके ऊपर निर्भर करती है। ये सारी मान्यताएं जो हमने उपयोगिता विश्लेषण के अंदर की है वो सारी सारी यहाँ पर भी है एज टीच। तो बात करते हैं यहाँ पर मान्यताओं के बाद में कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस में देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने यूनिट ली है आइसक्रीम की, यूनिट ऑफ आइसक्रीम के अंदर। और यहाँ पर है विलिंग टू पे, यानी आइसक्रीम की उस मात्रा के लिए हम कितना रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो पहली जब आइसक्रीम लेते हैं हम, यहाँ उसकी जो कीमत देने के लिए तैयार है वो है 5 रुपए। पहली स्टार्टिंग की बात क्या कर रहा है यहाँ पर? जो पहली आइसक्रीम है उसको प्राप्त करने के लिए वो 5 रुपए देने के लिए तैयार है। दूसरी आइसक्रीम जो है वो उसकी कीमत जो है 4 रुपए देने के लिए तैयार है। और तीसरी की 3 रुपए देने के लिए तैयार है। और चौथी जो आइसक्रीम होगी उसके लिए 2 रुपए देने के लिए तैयार है। ये घटती क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है मार्जिनल यूटिलिटी।
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। इसलिए हम यहाँ पर जो है प्राइस जो है घटाते जा रहे हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटाते जा रहे हैं, विलिंग टू पे जो है घटाते जा रहे हैं। पहली इकाई के लिए हम 5 रुपए दे देंगे, दूसरी इकाई के लिए हम 4 रुपए दे देंगे, तीसरी इकाई के लिए हम 3 रुपए देंगे, चौथी इकाई के लिए हम 2 रुपए देंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है किसी भी वस्तु की वो होता है घटती जाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है, एक्चुअल प्राइस यहाँ पर इसकी 2 है और यहाँ पर हमने लिया कंज्यूमर सर्प्लस। कैसे, देखिए डायग्राम के अंदर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पर ओ एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया है, आइसक्रीम लिया है, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पर प्राइस लिया है। तो एक इकाई प्राप्त करने के लिए, आइसक्रीम की एक इकाई प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर जो है 5 रुपए देने के लिए तैयार हैं। दैट मीन्स देखिए ये हमारा ये आ गया, एक इकाई प्राप्त करने के लिए 5 रुपए देने के लिए तैयार है ये उपभोक्ता। यानी जो प्राइस है यहाँ पर ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस लिया तो यहाँ पर 5 रुपए देने के लिए तैयार है एक इकाई के लिए। लेकिन जैसे ही दूसरी इकाई लेता है वो, यानी दूसरी इकाई यहाँ पर आ जाती है, दूसरी इकाई के लिए वो क्या करता है, दूसरी इकाई के लिए वो 4 रुपए देने के लिए तैयार है। ये है इसकी दूसरी इकाई। ठीक, इसी प्रकार से जब वो तीसरी इकाई लेता है, यहाँ पर तीसरी इकाई लेता है तो तीसरी इकाई के लिए वो 3 रुपए देने के लिए तैयार है, के लिए वो तैयार है तीसरी इकाई के लिए। और जैसे ही वो चौथी इकाई प्राप्त करना चाहता है, चौथी इकाई के लिए वह 2 रुपए देने के लिए तैयार है। तो ये तो है वो जो पे करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी एक्चुअल प्राइस वो क्या है, वो हमने यहाँ पर देख रखा है, टेबल के अंदर इसकी दे रखी है। एक्चुअल प्राइस कितनी है, 2 रुपए है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, 2 रुपए है। और देने के लिए हम क्या है, 5 भी देने के लिए तैयार है, 4 भी देने के लिए तैयार है, 3 भी देने के लिए तैयार है, 2 भी देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे। तो वो कंज्यूमर सरप्लस कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जितनी इकाइयां हमने इस्तेमाल की हैं उन सब का जोड़ होता है। जैसे कि पहली इकाई हमने प्राप्त की है, पहली इकाई के लिए हमने कितनी यूटिलिटी मिली है, 5, यानी ये। दूसरी इकाई के लिए हमने कितनी, दूसरी इकाई जब ली है तो उसके लिए यूटिलिटी कितनी मिली है, 4। तीसरी के लिए हमने मिली है 3, और चौथी के लिए हमने मिला है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर इन काफों का जोड़ होता है हमारी टोटल यूटिलिटी। जैसे कि 2, 5, 5, 10 और टोटल होगा 14। ये तो हमारी टोटल यूटिलिटी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसकी प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, 2 है, और मार्जिनल यूटिलिटी इससे एक्चुअल में जो मिलती है हमें वो क्या है, वो 2 है। तो यहाँ पर 4 की देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी या फिर इसको एक्चुअल प्राइस बोलते हैं, वो कितनी है इसकी, 8 रुपए है। तो कंज्यूमर सरप्लस किस प्रकार से निकल जाएगा, 14 माइनस 8 यानी 6। यानी ये चीज जो हम देने के लिए तैयार हैं और वास्तव में जो उसकी कीमत है वो ये है। तो यहाँ पर जो ये 6 निकल के आता है, यहाँ पे ये कंज्यूमर सरप्लस निकल के आ गया। कंज्यूमर सरप्लस माय डियर फ्रेंड सिंपल सा होता है, जो कीमत हम देने के लिए तैयार होते हैं और जो वास्तव में जो उसकी कीमत होती है, एक्चुअल प्राइस होती है, उसका डिफरेंट होता है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस। ये जो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा ये होगा हमारा मांग वक्र, जो इन पॉइंट्स डिमांड करवा जाता है आइसक्रीम्स का। इस एरिया के अंदर टोटल अपने पास में ये एरिया है, ठीक है, और ये एरिया अपना टोटल है। इस एरिया में से हम इसको निकाल देंगे, इस पोर्शन को निकाल देंगे तो ऊपर वाला जो ये पोर्शन बच जाएगा, यानी ये वाला जो पोर्शन बच जाएगा, ये क्या है, हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। तो इस दूसरी जो अप्रोच है वो है हमारी हिक्स की अप्रोच। और हिक्स ने जो यूज किया है, और यहाँ पर हिक्स ने जो यूज किया है वो किया है तटस्थ वक्र विश्लेषण का। और तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपने देखा है कि उपभोक्ता का संतुलन कहां पे होता है। तटस्थ वक्र विश्लेषण के अंदर हमने उपभोक्ता का संतुलन देखा है, उसकी 2 शर्तें हैं। एक तो ये होती है कि तटस्थ वक्र जो है मूल बिंदु की ओर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। दूसरी होती है कि बजट लाइन उसको टच करती है। यहाँ पर ये कंडीशन होती है। वैल्यू एंड कैपिटल उसकी पुस्तक है, किसकी, हिक्स की, और इसके माध्यम से ही इन्होंने बताया है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, यानी उसका जो माप है वो इसके माध्यम से बताया है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पर एम एन जो है वो क्या है, हमारी कीमत रेखा है। जैसा भी हमने पहले डिस्कस की है, कीमत रेखा क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, एम एन जो है, एम एन हमारी कीमत रेखा है। और ओ एम बटे ओ एन, यानी ओ
M बटे ON, ये कीमत रेखा का क्या होता है, हमारा ढलान होता है। टू इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा यानी MN जो आपस में टच करती हैं, यहाँ पर हमारा उपभोक्ता का संतुलन है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, एक्चुअल प्राइस क्या होता है, ये है यहाँ पर संतुलन में है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, IC1 के माध्यम से हम देखेंगे, यानी IC1 जो है एक अलग से इंडिफरेंस कर्व निकाला है जो M बिंदु से होते हुए निकल के आएगा, ये वाला, ये इंडिफरेंस कर्व है। और इसके ऊपर जो है E1 जो बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर वह OQ क्वांटिटी के लिए YB कीमत देने के लिए तैयार है। यानी इंडिफरेंस कर्व जो हमने देखा है, जो M बिंदु से निकल के आ रहा है, यहां से निकल के आ रहा है, M से निकल के आ रहा है, वो IC1 से हमें पता चलता है कि उपभोक्ता OQ क्वांटिटी के लिए MB कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन हकीकत क्या होती है, हकीकत यहाँ पर ये होती है, MN जो हमारी बजट रेखा है और IC2 इंडिफरेंस कर्व जो है आपस में जहां पर टच कर रहे हैं, वहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है, यानी एक्चुअल प्राइस होती है। एक्चुअल प्राइस उसकी क्या होती है, AM है, लेकिन वो देने के लिए तैयार क्या है, MB। ये MB देने के लिए तैयार है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसकी क्या है, AM है। तो यहां पर उपभोक्ता की जो बचत निकल के आती है, सरप्लस निकल के आता है, वो क्या है यहाँ पर, MB माइनस MA। यानी इसमें से ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में से MB में से हमने क्या घटा दिया, AM घटा दिया, तो एरिया बचता है ये वाला, ये एरिया निकल जाता है उपभोक्ता की बचत, यानी कंज्यूमर सरप्लस।